नमस्कार, जय हिंद। कैसे सभी लोगों। भारत और अमेरिका के बीच एक नई डिफेंस डील हो गई है। इस डिफेंस डील से पाकिस्तानी मीडिया को बड़ी मिर्ची लग गई है। पाकिस्तानी मीडिया चाह रहा है कि भारत यह डील न करे, क्योंकि उसे डर है कि भारत ऐसी डील करके चीन को और भी डरा सकता है। अब पाकिस्तानी मीडिया को ये तो एहसास हो चुका है कि चीन ने जो लद्दाख में जो हरकत की थी उसके बाद चीन कुछ टाइम बाद पीछे हट गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि हिंदुस्तान जल्दी एशिया का सुपर पावर बन जाएगा, चीन को भी पछाड़ कर, क्योंकि पाकिस्तान को यह पूरी तरह विश्वास हो गया है कि भारत आने वाले टाइम में एक थर्ड सुपर पावर बनने जा रहा है। अमेरिका और रूस के बाद वह चीन को पीछे धकेल देगा। इसी बात के लिए पाकिस्तानी मीडिया ने जो भारत अमेरिका के बीच जो नई डिफेंस डील हुई है इसको काफ़ी मिर्ची लग गई है और इस डिफेंस डील को वह कैंसिल करवाना चाहती है। तो आपको बस ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम। कमर चीमा साहब, भारतीय आर्मी चीफ का बयान पाकिस्तान पे हज़ार-सराई और उसके बाद अमेरिका से हार्पून मिसाइल और साथ साथ टारपीडोज की जो डील हो रही है, दुनिया कोरोना के चक्कर में है, भारत के अज़ाइम कुछ और नज़र आ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, एलओसी की सूरत हाल भी अगर आप देखें, कैसे देख रहे हैं आप? वजारत खारजा भी कह रही है खित्ते के अदम तवाजुन की बात की जा रही है, असली की डील जो है पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होगी। क्या आप समझते हैं कि भारत के अज़ाइम अभी भी वही हैं और भारत कोरोना की आड़ में बहुत कुछ प्लान कर रहा है? देखिए आसिम साहब, पिछले 10 साल से तकरीबन भारत $100 अरब जो है ना वो असले की बाइंग पे लगा चुका है, सिर्फ अपने आप को मॉडर्नाइज करने के लिए। ये जो अब टॉर्पीडोज की डील कर रही है, $155 मिलियन की डील है, जो अगले दिन स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा है। देखिए, इस वक्त दुनिया गैर रवायती सिक्योरिटी पे पैसा खर्च रही है। मुझे याद आता है प्राइम मिनिस्टर मोदी की वो स्टेटमेंट जब वो कहते थे कि आए पाकिस्तान और भारत जंग गुर्बत के खिलाफ लड़े। भाई, इस वक्त तो जंग लड़ने का मौका है बीमारी के खिलाफ। तो आप यहाँ पे $155 मिलियन जो है वो डील कर रहे हैं और वेपन ले रहे हैं, जबकि आपको तो वर्ल्ड बैंक $100 अरब दे रहा है हेल्थ इमरजेंसी के लिए। तो मुझे समझ नहीं आती, भारत की प्रायोरिटीज एक तरफ असला खरीदने से है और दूसरी से ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले रहे हैं कि ताकि वो अपना असला खरीद सकें। तो ये किस किस्म की इंडिया की प्रायोरिटीज हैं? और जो आपने देखा कि भारत के अंदर क्या हुआ, देखिए भारत एक बहुत बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए अब हो गया। अच्छा हुआ हमने भारत के वो बॉर्डर बंद कर दिए हैं, वरना यहाँ पे जरा सी हमने कश्मीर की बात की तो इंडियन आर्मी चीफ और 15 कोर के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने सिर्फ यही कहा ना कि जिस तरह हेल्थ कवरेज आप दिल्ली में देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप प्रॉपर से नहीं दे सके और इतने ज्यादा मरीज आ गए हैं, आप मकबूजा कश्मीर के अवाम को पहले आपने कर्फ्यू में बंद किया, तो खुदारा अब ना उनको कर्फ्यू में बंद कीजिएगा। पाकिस्तान इससे पहले कि हम दुनिया तक ये पैगाम पहुंचती कि कश्मीरियों का और पाकिस्तान का ये पैगाम जाता कि उनको हेल्थ कवरेज नहीं मिल रही, कोरोना के टेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, लोगों को घरों में कैद कर दिए हेल्थ, वो ये कोई इस तरह तो नहीं है कि वो एम्बुलेंस से बुला सकते हैं। सिर्फ इतना कहना था कि इंडिया ने इसको भी एलओसी के ऊपर लिंक कर दिया। तो जब भी आप देखें पाकिस्तान कश्मीर की बात करेगा, एलओसी के ऊपर जो वायलेशन शुरू हो जाएगी। अभी अप्रैल आया आसम रजा साहब और तकरीबन 800 साढ़े 800 वायलेशन सिर्फ इस 4 महीनों में हो चुकी हैं, जबकि पिछले साल 3000 से ज्यादा वायलेशन है। जबकि 2014 से जब से मोदी साहब आए हैं, वायलेशन जो है वो हर साल बढ़ रही है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने से काम नहीं बनेगा। मेरा ख्याल है भारत के अंदर अवाम को भी अवेयर करने का वक्त आ गया है। बहुत हो गया, भारत की अवाम ने गलत फैसला कर लिया। 2019 के इलेक्शन में उनको नजर आ रहा है गलत फैसला हो गया, और जो उन्होंने 35A और 370 को रिवोक कर लिया और अभी जो कह रहे हैं कि जी हमने कश्मीरियों जो कश्मीर के अंदर रहेगा थोड़ी देर के लिए 15 साल के लिए जो पड़ेगा हम उसको यहाँ पे डोमिसाइल दे देंगे। देखें, एक वक्त था, बढ़िया हम बात बताने लगो, एक वक्त था इंडिया और अमेरिका दुनिया कहती थी जी कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतहा पसंदों के हाथ में न्यूक्लियर का बटन आ जाएगा। आज आसम रजा साहब, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, और इस वक्त इंडिया के अंदर दाएं बाजू के हिंदू इंतहा पसंदों के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब आ चुका है। जो इलेक्टेड है आसम रजा साहब, इलेक्टेड लोगों के पास, इलेक्टेड हिंदू इंतहा पसंद, कि जब ये हिंदू इंतहा पसंद जो है वो असला चलाएंगे और वेपन भी खरीदेंगे और न्यूक्लियर वेपन इनके हाथ में जाएगा और कहेगा कि तुम जो है वो आरएसएस के मेंबर हो। इस वक्त आरएसएस और इंडियन आर्मी का गठजोड़ है। ये वो सिर्फ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, ठीक है, हमारा दुश्मन है, हमारा काम है उनके बारे में बात करना, लेकिन एक्चुअल रियलिटी समझने की जरूरत है। आरएसएस और इंडियन आर्मी जो है उनका आपस में गठजोड़ है, और इस गठजोड़ की वजह से पाकिस्तान और इस खित्ते को नुकसान होगा।
हम समझते थे सार्क का इजलास बुला के मोदी साहब बड़े सीरियस होंगे, शायद कोई वाकई सार्क के लिए काम करना चाहते हैं कोविड-19 के हवाले से। वो सार्क का इजलास तो वहीं का वहीं रह गया। इसका थोड़ा सा मुवाजना करते हुए, भारत एक जबान समझता है, हमें वही जबान बोलनी पड़ेगी, उसके बगैर ये अमन की ख्वाहिश की तो हम बात करते हैं, लेकिन भारत उसको हमेशा कमजोरी समझता है। ये बड़ी अच्छी बातें हुई इससे पहले, जो कि उन्होंने नैरेटिव की बात की कि फंडामेंटलिस्ट हिंदू, बुनियाद परस्त हिंदुओं के हाथ में न्यूक्लियर जार है। अगर आपको याद हो कि एक इंटरव्यू, रेडियो इंटरव्यू था मेरे ख्याल में ओबामा का इलेक्शंस के दौरान, जिसमें पाकिस्तान के बारे में यही बातें कही जा रही थी कि ये न्यूक्लियर बम इनके हाथों में चला गया तो आप क्या करेंगे। तो उसने कहा मैं अभी बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं हिंदुस्तान को इस्तेमाल करूंगा। यानी तो उनका नैरेटिव जो है, वो अपना नैरेटिव जो बेच रहे थे, वो नैरेटिव वहां पे खरीदा जा रहा था। दूसरा, अमेरिका के करीब आने के लिए ये जो अभी आपने बताया कि इतनी बड़ी डिफेंस डील हुई है, ओबामा इसको देख ले आप, ट्रंप को कि ये जहां भी जा रहा है ये नहीं देखता कि हमारी दोस्ती इनसे कितनी है। वो कह रहा है ये शख्स अच्छा है क्योंकि इसने 450 बिलियन का मुआहिदा किया है, ये शख्स अच्छा है क्योंकि इसने हमारे से इतने वेपन लेने हैं, ये शख्स इसलिए अच्छा है कि इसने हमारे से इतने जहाज लेने। तो वो तो बेचने के चक्कर में पड़ा हुआ है, और जो उससे खरीदेगा वो उनके करीब है, और जो नहीं खरीदेगा वो करीब नहीं है। और बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो खरीद सकते हैं, वो पैसा भी उनको दे रहे हैं और मार भी खा रहे हैं दूसरी तरफ। तो इसलिए मैं समझता हूँ हमें भी चाहिए कि हम अपने फॉरेन ऑफिस में, जो अभी बड़ी अच्छी बात की कि द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी इज कश्मीर, तो हमें उस पर फोकस रखना चाहिए, उसको टॉप प्रायोरिटी रखनी चाहिए। हमने जब भी हिंदुस्तान से बात की है, बात शुरू होते ही कश्मीर अगर हमारा प्रायोरिटी नंबर 1 था ना, तो वो नीचे ले गए हम उसको, क्या इस पे हम बाद में बात कर लेंगे, पहले बस चला लें, पहले उनको इस्तकबाल कर लें, और फिर बाद में आपको पता है कि कितना प्रेशर डाला था जब वाजपेयी आए थे लाहौर में, कि कश्मीर का लफ्ज जो है वो ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर नहीं डाला जा रहा था। और आपको पता है कि फिर आर्मी चीफ ने किस तरह से, जो भी बात हुई मेरे ख्याल में सबको याद है कि किस तरह से वो डाला गया, नहीं डाला गया। तो हमें चाहिए कि हम एक चीज पे फोकस रखें, लेकिन सारी दुनिया उसको इग्नोर कर रही थी, और अब सारी दुनिया लॉकडाउन हो गई है, सारी दुनिया में कर्फ्यू लग गया है, ऑटोमेटिक कर्फ्यू लग गया है। तो अब लाजिमी बात है कि उनकी तवज्जो, सारी फोकस जो है वो इंटरनल अपने मामलात के ऊपर आ गई है, और इसीलिए हिंदुस्तान जो है ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है कश्मीर की तरफ। लेकिन एजाज साहब, इसमें एक चीज की सिमिलैरिटी को हम भूल नहीं सकते कि जो कुछ इसराइल कर रहा है फलस्तीन के साथ, वही फुटप्रिंट हमें कश्मीर में नजर आ रहे हैं, और दुनिया इस चीज से आगाह भी है। लेकिन इस कंट्री को या इसराइल को हम फरामोश नहीं कर सकते। पुलवामा जो एपिसोड था उसके अंदर भी एक तीसरे मुल्क के किरदार की बात की वजीर आजम ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। हम खुल के क्यों नहीं बात करते? क्या माइक पोम्पियो का प्रेशर है, क्या सऊदीज का प्रेशर है, किसका प्रेशर है? यही बातें अज्यूम की जाती हैं कि उसके बारे में नाम तो नहीं लिया गया, जिक्र कर दिया गया। बात बिल्कुल यही है। अगर आप देख लें कि हिंदुस्तान के कश्मीर के अंदर एडवाइजर्स कौन है, मतलब इसमें कोई ढकी छुपी बात तो मैं नहीं कर रहा आपके साथ, ये तो ओपन है कि इजरायली एडवाइजर्स जो स्पेशल फोर्सेस के हैं, वहां जाकर उनको बता रहे हैं कि हमने अपराइजिंग को कैसे दबाया, बीएसएफ की ट्रेनिंग स्पेशल उन्होंने की, वहां पे किया था, ये आप भी यही करें वहां पे। ये मतलब है ही, मतलब ये दे आर पार्ट ऑफ, एंड ऑल्सो इन अफगानिस्तान दे वर पार्ट ऑफ CIA और मुसाद और ये KG, मतलब दूसरे जो रॉ है, ये मिलकर सारी पॉलिसीज वहां पे बना रहे थे, जब पाकिस्तान को वहां भी फंसाने की कोशिश कर रहे थे। और ये सारी पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही थी, इसके ताने बाने भी वहीं से हिल रहे थे। तो हमें ये बातें जो है इनको वाजे करना चाहिए। अब देखिए, रीजनल हमारे जो बेसिकली दोस्त है, उनकी प्रायोरिटीज भी चेंज होती जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि हर किसी को अपनी अपनी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मैं AVM साहब आपकी तरफ आऊँगा। खित्ते में अदम तवाज़ुन की भी बात की जा रही है, कश्मीर के अंदर मामलात की भी बात की जा रही है। जिस पहलू की तरफ मैंने इशारा किया, अगर आप पुलवामा एपिसोड को देख लें, बालाकोट जो स्ट्राइक की गई पाकिस्तान ने, जिस पे अपना रिस्पांस भी दिया और बड़ा सरप्राइज़ दिया, इसराइल का नाम आता रहा, ढके छुपे अल्फाज में बात की जाती रही। क्या आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, भारत किसकी शय के ऊपर ये तमाम काम कर रहा है, जो पाकिस्तान के साथ जारियत की बात कर रहा है?
और ये कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं। देखिए जी, उनके इसराइल के साथ एक बड़ी अरसे से उनके डिफेंस और दूसरे एरियाज़ में कोऑपरेशन चल रही है। सर लेकिन उनकी डिफेंस कोऑपरेशन के साथ साथ जब अटैक की बात की जाती है, जंग की बात की जाती है, उनके फॉर्मेशन कमांडर उनके आर्मी चीफ के साथ उधर मौजूद होते हैं ब्रिगेड हेडक्वार्टर में। जब हमने स्ट्राइक की, जो कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने की बात करते हैं, बेंगलोर की जो एयर उनकी शो था या एक्सरसाइज थी, उसके अंदर वो सारा कुछ जो ड्रामा किया गया वो रचाया इसके लिए गया था। लेकिन मेरा ख्याल है, देखें, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आपने इजरायली फुटप्रिंट की बात की,